महोदय, साथियों, सर्वप्रथम जिस महामानव ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को रायगढ़ के छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ के पास में उस मनुस्मृति को जलाया, जिस मनुस्मृति में लिखा हुआ था कि सुबह उठकर तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। और उस मनुस्मृति को जलाकर 26 जनवरी 1950 को इस देश में जो सम्मान हम सब लोगों की आजादी के लिए जिस महामानव ने दिया, और उस संविधान में मुझ जैसे तेली को स्वाभिमान से आपके सामने मुंह दिखाकर बोलने का अधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी सर्वप्रथम अभिवादन करता हूं। पुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमें इंसान जीवन देकर स्वाभिमान से जीने के लिए अपने खून का पानी और जान की कुर्बानी दी। और इतना ही नहीं, अपने बच्चों को इस मिट्टी में मिलाकर हमें जिन जिन महापुरुषों ने यह स्वाभिमानी जीवन दिया और हक अधिकार मिलाकर दिए, ऐसे समस्त बहुजन मूल निवासी महापुरुष और महानायिकाओं को मैं अभिवादन करता हूं। तत्पश्चात दुनिया में सबसे पहले कुशल संगठक, परिवर्तनवादी और ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता, जिनका नाम है सिद्धार्थ शुद्धोधन शाक्य, आज उनकी हम जन्म जयंती, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण दिन हम यहां पर कर रहे हैं। और यह महामानव आज इस भारत की भूमि पर जन्म लिया इन्होंने, और पूरे दुनिया में आज इनके विचारों का एक क्षत्रिय राज इस दुनिया में चल रहा है। लेकिन यह एक बहुत दुख की घड़ी है कि इस देश में जिस तथागत बुद्ध ने परिवर्तन का आंदोलन चलाया, आज उस देश में तथागत बुद्ध के विचारों पर समाज व्यवस्था काम नहीं कर रही है। इस परिस्थिति में हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें जो बुद्ध धम्म दिया, और यह बुद्ध धम्म देने के बाद में बाबा साहब के जीवन का मकसद क्या था? बाबा साहब के जीवन का मकसद क्या था? हम महापुरुषों की जन्म जयंतियां मनाते हैं, परिनिर्वाण दिन मनाते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए जीवन संघर्ष किया है, उस जीवन संघर्ष को हम लोग याद करते हैं। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का क्या सपना था। हम क्यों उस महापुरुष को याद करते हैं? हम उस महापुरुष को हम क्यों इतना मानते हैं? यह बात हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो महत्वपूर्ण जो सपना था, वह सपना था कि मैं इस देश को प्रबुद्ध भारत करूंगा, मैं इस देश को बौद्धमय भारत करूंगा। मेरा आपसे सवाल है, क्या भारत बौद्धमय हो गया? क्या भारत बौद्धमय हो गया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, उद्देश्य निर्माण किया, उद्देश्य सामने रखा, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। इतना ही नहीं तो माता रमाई ने अपनी जिंदगी को कुर्बान किया। इतना ही नहीं तो उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया। इस कुर्बानी के पीछे जो मकसद था, वो मकसद था इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना। क्या वह मकसद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का पूरा हुआ? अगर इस बात की हम समीक्षा करेंगे तो हमारे अंतरात्मा से, हमारे मन से एक आवाज आएगी कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी का यह सपना पूरा नहीं हुआ।
अगर बाबा साहेब आंबेडकर जी का यह सपना नहीं पूरा हुआ, जिस सपने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को लगाया और जिंदगी को कुर्बान किया, उस सपने को कौन पूरा करेगा? क्या बाबा साहेब आंबेडकर जी ने अपने बच्चों को, 4 बच्चों को इस मिट्टी में कुर्बान किया? वो कुर्बानी के पीछे का मकसद क्या हमारे को बंगले में रहने का है, हमारे को बड़ी गाड़ियों में घूमने का है, या हमारे को एक अच्छा खुश, हमें हमारे महापुरुष ने कुर्बानी की, सावरकर जी की कुर्बानी थी कि मुझे इस देश को बौद्धमय भारत बनाना है। दूसरा, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का क्या सपना था? बाबा साहेब आंबेडकर जी का दूसरा क्या सपना था कि जिस समय जानवरों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का अधिकार होता है, जानवरों को रोड पर चलने का अधिकार होता है, रास्ते पर चलने का अधिकार होता है, उन लोगों को वर्ण व्यवस्था के आधार पर अधिकार वंचित करके रखा, गुलाम बनाकर रखा। ऐसे समाज को मान सम्मान से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए, मान से रहने के लिए, और ऐसे समाज को, जिस समाज को हजारों सालों से इस व्यवस्था ने गुलाम बनाकर रखा हुआ है, ऐसे समाज को शासन करती जमात बनाने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर जी का सपना था। क्या आज बाबा साहेब आंबेडकर जी का जो दूसरा सपना था, क्या हम शासन करती जमात बने? क्या हम लोग शासक हैं इस देश के? क्या इस देश की व्यवस्था हमारे हाथों में है? क्या इस देश में जो न्याय व्यवस्था है, क्या इस देश में जो संविधान की वजह से हमें लोकतंत्र दिया हुआ है, क्या वो लोकतंत्र के सारे अधिकार क्या हमारे पास में है? नहीं है, हमारे पास में नहीं है। इसका मतलब डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो अपनी जान की कुर्बानी, खून का पानी और बच्चों को कुर्बान करके हमें जो इस धम्म को दिया, हमें इस देश में संविधान दिया, आज यह धम्म और संविधान जो हमें बाबा साहेब आंबेडकर जी ने दिया, जो उनके सपनों का संविधान और धम्म था, क्या आज वह वर्तमान में है? तो सवाल का जवाब मिलेगा नहीं है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, हमारे महापुरुषों की हत्याएं की, हमारे महापुरुषों को छला, उनके ऊपर विविध प्रकार के अन्य अत्याचार किए, जो महापुरुष आज वर्तमान में जो इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज है, जो शूद्र और अतिशूद्र कहलाया जाता था, इस समाज को राजा बनाने के लिए, मान सम्मान में जीने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने काम किया, उन सभी महापुरुषों की हत्याएं कर दी गई। और हत्याएं करने के बाद आज वर्तमान में हमारे भविष्य का निर्णय लेने का भी अधिकार उन्हीं लोगों के हाथ में है, जिन लोगों ने हमारे महापुरुषों की हत्याएं की। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि वह हमारा भविष्य उज्जवल निर्माण करेंगे? यह अंधे को ताजमहल दिखाने जैसी बात हो सकती है। साथियों, बाबा साहेब आंबेडकर कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। तो आज हम इस देश में जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हमारा इतिहास क्या है? हम इतिहास निर्माण करने के लिए बात कर रहे हैं। हम इस देश में तथागत बुद्ध के विचारों का राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो क्रांति की मशाल जलाई थी, उस मशाल को किस रणनीति से, किस कार्य से, उसके पीछे क्या उद्देश्य था और किस प्रकार था, इस बात की हमारे समाज को जानकारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे समाज को जानकारी नहीं है। और दूसरी समस्या है कि जो जानकारी है वो हमारे दुश्मनों द्वारा निर्माण की हुई और लिखी हुई जानकारी है। साथियों, इस देश का जो इतिहास है, जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, यह भारत बौद्धमय था।
आज जो इस कार्यक्रम का विषय लगाया गया है यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। भारत में किसी भी जगह पर जो चर्चा आज हम इस यहाँ पर बैठ कर रहे हैं, यह चर्चा दुनिया में किसी जगह पर नहीं हो रही होगी। केवल मात्र यह बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से देश के समाज को और देश की जनता को उनका सच्चा इतिहास बताकर इतिहास निर्माण करने की जानकारी यह संगठन के माध्यम से दी जा रही है। क्या इतिहास है हमारा साथियों? महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं कि शिक्षित किसे कहा जाए, उसका क्या सिद्धांत है? तो शिक्षा का सिद्धांत है सत्य और असत्य में जो फर्क जो निकालता है और सत्य का समर्थन करता है, असत्य का विरोध करता है, वो सही जानकार होता है, वो सही जानकार होता है। और जागरूक होने का क्या सिद्धांत महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने बताया? जो दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है वो जागरूक होता है। जो दोस्त और दुश्मन की पहचान करता है वो जागरूक होता है। आज हमारे समाज में हजारों लाखों डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्राध्यापक और उच्च विभूषित पदवीधर और उच्च विभूषित डिग्री वाले लोग हैं, लेकिन उनको यह दोनों बातों की जानकारी नहीं है। सत्य और असत्य की जानकारी नहीं है, दोस्त और दुश्मन की जानकारी नहीं है। हम इतिहास निर्माण करना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं दोस्त और दुश्मन क्या कौन है, सत्य और असत्य क्या है साथियों। तो साथियों, इस देश का जो इतिहास है यह काफी भयावह इतिहास है कि इस देश में हम जो जिस प्रकार से कहा गया कि पारू कुपार लिंगों ने इस देश में गण व्यवस्था का निर्माण किया, उस गण व्यवस्था में हम सभी लोग जो थे वो इस देश के मूल निवासी थे। हम सभी लोग जो थे वो इस देश के मूल निवासी थे। इन मूल निवासियों का जो राज था, यह 2024 का जो टेक्नोलॉजी है, यह जो व्यवस्था है, वो उस समय में प्राप्त किए हुए यह संस्कृति हम लोगों की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो संस्कृति थी। इस संस्कृति में क्या हुआ साथियों कि इस देश में आर्यों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? आर्यों का आक्रमण हुआ, आगमन नहीं हुआ। आगमन उसका होता है जो मेहमान बनकर घर वापस अपने घर चला जाए, उसे आगमन कहते हैं। और जो आता है और कहते हैं आक्रमण कहते हैं। तो साथियों, यह पहले जो आक्रमणकारी थे, यह आर्य ब्राह्मण हमारे देश में आक्रमणकारी थे, हमारे देश में यह आक्रमणकारी थे। और इस आक्रमणकारियों ने इस देश की जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को पूरी को निर्माण किया। आज हम तथागत बुद्ध की जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह केवल मात्र हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने जो क्रांति की, तथागत बुद्ध ने जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, तथागत बुद्ध ने आपके और मेरे कल्याण के लिए जो राष्ट्र निर्माण किया था, उस राष्ट्र की समीक्षा कर वह राष्ट्र भविष्य में किस प्रकार से निर्माण किया जाए। साथियों, वर्ण व्यवस्था में हमें गुलाम बनाया था और उस गुलाम तथागत बुद्ध या गण व्यवस्था के गणराजा थे। और गण राजा यानी कौन? राजा का बेटा राजकुमार था। तथागत बुद्ध ये राजकुमार थे और दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उनको दी गई थी उनके पिताजी के माध्यम से, शुद्धोधन जी के माध्यम से। वह देने के बाद क्या हुआ कि तथागत बुद्ध को अपना ग्रह त्याग करना पड़ा। आज अगर हम समाज में आप आइए, किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर वो क्या करते हैं? दिखाने का काम करते हैं। लोगों का सपना क्या होता है? तो मुझे बड़ा बंगला बनाना है, बड़ा बैंक बैलेंस बनाना है, मुझे बड़ा अमीर आदमी बनना है। लेकिन तथागत बुद्ध ने आपके और मेरे कल्याण के लिए अपने अमीरी को, अपने सुखमय जिंदगी को क्या किया?
लात मार दी। और तथागत बुद्ध ने जब इन सारी चीजों का जब ज्ञान निर्माण किया कि वर्तमान में यह जो वैदिक संस्कृति है, यह वैदिक संस्कृति में मानव मानव के साथ में विषमता का व्यवहार करता है, मानव मानव के साथ में दुश्मनी का व्यवहार करता है, यह लोग आपस में एक दूसरे के साथ में बंधुभाव नहीं करते, इन लोगों को मुझे क्या करना है? परिवर्तित करना है। साथियों, बुद्ध ने भी अपने जिंदगी का मकसद बनाया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने मकसद बनाया, तथागत बुद्ध ने भी मकसद बनाया। क्या मकसद था तथागत बुद्ध का? तो तथागत बुद्ध का मकसद था चरक भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अंतानि हिताय आदि कल्याणम मध्य कल्याणम अंत कल्याणम। तथागत बुद्ध का क्या मकसद था? तो तथागत बुद्ध का मकसद था कि चरक के भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कि जिस समाज में की हुई है इस विषमता को खत्म करके, प्रबोधन के माध्यम से खत्म करके, संगठन निर्माण करके खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? तो चरक भिक्कवे चारिकम उन्होंने मकसद बनाया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। उन्होंने ये नहीं कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बुद्ध ने क्या कहा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका दूसरा अर्थ होता है कि कुछ न कुछ लोग, कुछ संख्या के लोग इन बहुजनों को गुलाम और इन बहुजनों को हताश और विषमतावादी बनाकर, इनमें विषमता निर्माण करके उन लोगों को गुलाम बनाने का काम करते थे। तो बुद्ध ने क्या कहा? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अभी यह जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था केवल एक जिले की नहीं है, एक तालुका की नहीं है, गांव की नहीं है, तो यह व्यवस्था राष्ट्रव्यापी व्यवस्था है। बुद्ध ने जब अनुकरण किया होगा, बुद्ध ने जब चिंतन किया, तो यह जो व्यवस्था है यह राष्ट्रव्यापी व्यवस्था है। और राष्ट्रव्यापी अगर व्यवस्था है तो मुझे राष्ट्रव्यापी बीमारी का इलाज राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। किस स्तर पर करना होगा? राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा। बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन चलाया, और चलाने के बाद में साथियों उन्होंने जब चिंतन किया तो उनको ऐसा लगा यह काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता है? संगठन की आवश्यकता है। तो तथागत बुद्ध ने संघ का निर्माण किया। संघ बनाने के बाद में प्रचारकों की आवश्यकता है, तो प्रचारकों का निर्माण किया, उनका कैडर कैंप लिया, उनका प्रशिक्षण लिया। क्यों? कि प्रशिक्षित व्यक्ति ही समाज के सारे समस्याओं का और प्रश्न का समाधान कारक उत्तर दे सकते। तथागत बुद्ध ने भी संघ में जो भिक्षु थे उन भिक्षु को प्रशिक्षित किया, और प्रशिक्षित करने के बाद में उनको टारगेट दिया कि जब तक आपके इस दीक्षा का कार्य अगर आप पूरा नहीं करोगे तब तक वापस नहीं आना है। और तथागत बुद्ध ने कौन सी व्यवस्था निर्माण करने का काम किया? तो तथागत बुद्ध ने व्यवस्था निर्माण की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करना, कि सभी के साथ हर मानव भाईचारे के साथ में रहे, समतावादी बनकर रहे, बंधुत्वता के साथ में रहे, सबके साथ में न्याय समान हो। इस व्यवस्था का निर्माण तथागत बुद्ध ने किया। क्या आज यह वर्तमान में यह व्यवस्था है? वर्तमान में यह व्यवस्था है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय है? आज भी राजस्थान में 8 साल के बच्चे को पानी के मटके को छुआ जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। मनीषा वाल्मीकि नाम की लड़की का जो अन्याय अत्याचार हुआ, यह अन्याय अत्याचार होने के बाद में सारे आरोपियों को सम्मान के साथ में इस देश की न्याय व्यवस्था ने छोड़ दिया। क्या यह तथागत बुद्ध ने जो व्यवस्था निर्माण करना चाही थी, यह व्यवस्था है?
क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह व्यवस्था निर्माण करने की जो सपना रखा था, क्या यह व्यवस्था है? इसका उत्तर आएगा साथियों, नहीं है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध ने अपनी जिंदगी को लगाया। बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, अपने बीवी को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा और आपके और मेरे कल्याण के लिए इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने के लिए जिंदगी की बाजी लगा दी। तथागत बुद्ध ने ये किया। इसका क्या हुआ साथियों? तथागत बुद्ध ने सामाजिक आंदोलन चलाया। सामाजिक आंदोलन से सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं ने आश्रय लेने के बाद में राज व्यवस्था फोकट में मिली। जिन विचारों की समाज व्यवस्था निर्माण होती है, राज व्यवस्था उन्हीं विचारों की निर्माण होती है। बुद्ध ने समाज व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण किया था। सम्राट अशोका के काल में हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित था। उस समय हमारा देश यह बौद्धमय भारत था। हम इतिहास के सारे बुद्धिस्ट लोग हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें ओबीसी कहा। अरे हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट क्लास है, हम ओरिजिनल बुद्धिस्ट क्लास है। साथियों, सम्राट अशोका ने भी जिस प्रकार से बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, इतिहास उन्हें सबक सिखाता है, ऐसा क्यों कहा होगा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने? उन्होंने भी इस देश का इतिहास पढ़ा था, उन्होंने भी इस देश के धर्म ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने सारी चीजों का जब अध्ययन किया तो पता लगा कि ब्राह्मणों ने इतिहास में हमारे महापुरुषों के साथ में गद्दारी की है। यह सबक हमें सीखना होगा। साथियों, सम्राट अशोका के राज में अफगानिस्तान से लेके तो ईरान तक, इराक तक, यह सारा जो भारत है, जो विभाजित किया गया, जो पाकिस्तान कहा गया, यह सारा भारत बौद्धमय था। सम्राट अशोका के काल में सारा भारत बौद्धमय था और मानवता के आधार पर अपने शिष्टमंडल में, राजा बृहदत्त के शिष्टमंडल में जो ब्राह्मण थे, उस ब्राह्मण का नाम था पुष्पमित्र शुंग। इस पुष्पमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त की छल कपट नीति के आधार पर हत्या की और हत्या का नतीजा यह हुआ साथियों कि इन ब्राह्मणों ने एक प्लान बनाया और प्लान बनाकर सोचा कि तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज वर्तमान में इन बहुजनों को हमें तोड़ना होगा और तोड़ने के बाद में उन्होंने हमारी व्यवसाय को जातीय बनाए और जातियां बनाकर फिर उन्होंने विश्लेषण किया कि भविष्य में ये लोग तेली हिताय तेली सुखाय, कुनबी हिताय कुनबी सुखाय, माड़ी हिताय माड़ी सुखाय, यह बोल कर भी अपनी व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे 6,743 जातियों के टुकड़े इन ब्राह्मणों ने हमें किए। 6,743 जातियों के टुकड़े किए और उसमें 12.5 जातियां निर्माण की। आज अगर देखा जाए तो हमारे महाराष्ट्र में खेड़ूला कुनबी है, झाड़े कुनबी है, एक बैला तेली है, 2 बैला तेली है, एक बैला 2 बैला को लड़की नहीं देते हैं, झाड़े कुनबी खैरे कुनबी को देता नहीं है। अरे ये बात तो अलग है। अरे बार के बावने को नहीं देता और बावने लाड़वन को नहीं देता है। यह व्यवस्था इस देश में चल रही है। क्या ये बुद्धा के विचारों का राष्ट्र है? यह नहीं है साथियों। यह प्रतिक्रांति तथागत बुद्धा के विचारों की प्रतिक्रांति साथियों यह पुष्पमित्र शुंग ने की और इससे भयानक काम क्या किया मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज अगर हमारे बीच में या हम जिस बुद्ध को अगर जानते हैं, जो बुद्ध हमारे सामने
आज हमें दिखता है, उसका केवल मात्र महत्वपूर्ण कारण है कि सम्राट अशोका ने अपनी राज व्यवस्था में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था और विहारों का निर्माण किया था। कितने विहारों का निर्माण किया था? 84,000 विहारों का निर्माण किया था। पुष्पमित्र शुंगा ने यह प्रतिक्रांति करने के बाद में साथियों इन 84,000 विहारों का विद्रूपीकरण किया और सारे विहारों को मंदिरों में तब्दील कर दिया। बुद्ध के रूप को छुपाने के लिए विविध प्रकार के उसको उन्होंने क्या लगाए? आभूषण लगाए, विविध प्रकार का उनको रंग लगाया, विविध प्रकार के उनको विकृतीकरण करने के लिए योजना बनाई। और यह योजना बनाने के बाद में साथियों उन्होंने 84,000 विहारों जो थे उन विहारों का विकृतीकरण करके आज वर्तमान में आप यह बौद्ध विहार है। अरे हमारे घर अगर हमारे पड़ोसी ने हम लोग विरासत को इन गुना साथियों अस्तित्व खत्म कर दिया। आज हम क्या है? अरे हमारा अस्तित्व नहीं तो हम शून्य है। आज इस देश के बुद्धिस्टों का अस्तित्व जो 84,000 जो स्तूप थे और विहार थे ये हमारा अस्तित्व है। और ये सारे 84,000 विहारों को मंदिरों में विकृतीकरण करके हमारे शत्रुओं ने अपने हाथ में लिया। और हाथ में लेने का नतीजा क्या हुआ साथियों कि आप लोग कहते हो अरे हम लोग इन ब्राह्मणों ने निर्माण किए विकृतीकरण किए हुए हम इनके भगवानों की पूजा नहीं करते, नाम इनके भगवानों का है। आज भी हम तथागत बुद्ध के विचारों को और उन विहारों में जाकर हम माथा टेक कर आते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। पर साथियों इतिहास हमें नहीं पता। 1956 को अगर बाबा साहब आंबेडकर जी ने अगर बुद्ध धम्म की दीक्षा नहीं ली होती तो आपको भी नहीं पता होता। हमारे अस्तित्व अतिक्रमण करके खत्म कर दिया। हमारे भाई भाई में झगड़े लगाकर 6,743 जातियों में बांट दिया। अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि हम अभी तथागत भारत कैसे करें? प्रतिक्रांति तुकाराम महाराज, गोरा कुंभार, सावता माड़ी, इन लोगों ने तथागत बुद्ध के, क्योंकि साथियों किसी भी विचारों का प्रभाव तभी निर्माण होता है जब तक उस विचारों का प्रचार प्रसार न हो। समाज व्यवस्था उन्हीं विचारों की तभी निर्माण होती है जब तक उस विचारों का प्रचार प्रसार न हो। या संत, ये हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, या संतों का आंदोलन चला। संतों का आंदोलन विचारों का आंदोलन था, विचारों का प्रचार। आज ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने के लिए काम किया। इस परिस्थिति में हमारे लोगों को 6,743 में बांट दिया था। उन सारे जातियों के लोगों को
मावळा नाम की संकल्पना दी. 18 पगार जातीनी 96 कुड़ी समाज करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने तथागत बुद्धा के विचारों का राज्य निर्माण किया. समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय. कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं था. ब्राह्मणों ने जो इतिहास निर्माण किया, उस इतिहास में लिखा हुआ है कि काशी न होती, मथुरा न होती, शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत होती. काशी भी हमारी है, अरे भी हमारी है. मान नहीं होते शिवाजी का. हमारे लोगों को समझाना बहुत जरूरी है. अगर धर्म की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज अगर लड़ रहे थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अंग रक्षक, छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी सारे तोपखाना प्रमुख थे और सिपे सरदार थे, यह सारे के सारे मुसलमान थे. और जो शिवाजी महाराज का हमें जो चित्र दिखता है ना, ये चित्र पाहता बरोबर अंगात सडसडते रक्त, तो चित्र सुद्धा मीर मोहम्मदानी निर्माण केलेला आहे. अरे मुसलमान नहीं होता तो शिवाजी कहां से दिखते. इससे खतरनाक बात आप लोगों को साथियों मैं बताना चाहता हूं. साथियों, वर्ण वैदिक धर्म के अनुसार शूद्र को राजा बनने का अधिकार नहीं था. शूद्र राजा नहीं बन सकता था. छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपने विचारों का राज्य निर्माण किया, जब उनका राज तिलक करने का समय आया साथियों, तो पुणे के ब्राह्मणों ने आंदोलन चलाया कि यह शूद्र राजा नहीं बन सकता. समस्या निर्माण हुई. अब कैसा किया जाए. तो शिवाजी महाराज ने अपने शिष्टमंडल को भेजा और भेजकर गागा भट्ट ने रिश्वत लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, और वो भी अपने पैरों के दाएं अंगूठे से किया. यह हमारे महाराज का अपमान किया. अफजल खान का जब वध करने के लिए, वध यानी उनको खत्म करने के लिए जब छत्रपति शिवाजी महाराज गए, तो खत्म करने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर में प्राणघात हल्ला अगर किसी ने किया होगा तो उसका नाम था कृष्णा भास्कर कुलकर्णी. और ये कृष्णा भास्कर कुलकर्णी अफजल खान का वकील था. रक्षा कर रहे थे तो सारे के सारे मुसलमान सिपे सरदारों को पहले हिंदू बनाया होता. ये कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी महाराज के ऊपर में आत्मघाती हमला किया. महाराज बचे. चिलखत उनके सर के ऊपर में जो टोप था, जीरे टोप, उसके वजह से महाराज बचे. और पलट कर देखा तो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी नाम का शेंडीधारी था. शिवाजी महाराज ने कहा ब्राह्मण म्हणून कोण मुलायजा करेल, और एक शिवाजी महाराज के 2 टुकड़े किए. वर्ण व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज ने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी को खत्म करके की. साथी, ये इतिहास है. शिवाजी महाराज का जो दूसरा राज्याभिषेक है, यह दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पंथ के माध्यम से हुआ. आप लोगों को जानकारी नहीं होगी. शिवाजी महाराज का जो दूसरा राज्याभिषेक है, यह शाक्त पंथ से हुआ. और यह शाक्त पंथ दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो यह तथागत बुद्ध के धम्म का विचारों का प्रभाव है. शिवाजी महाराज बुद्धिस्ट राष्ट्र को निर्माण कर गए. समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय. जिस मनुस्मृति में लिखा था कि महिलांना, स्त्रियों को जानवर जैसे अधिकार होता है, जानवरों जैसी उनकी ताड़ना करनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में भगवान जैसी व्यवस्था हमारे माँ बहनों की थी. और आज वर्तमान में हर दिन 16 मिनट में, हर 16वें मिनट में इस देश में एक महिला की आबरू लूटी जाती है, उसका बलात्कार किया जाता है, उसको जान से मारा जाता है. क्या यह राष्ट्र, क्या यह व्यवस्था छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत बुद्ध के विचारों की थी? साथियों, शिवाजी महाराज ने न्याय प्रस्थापित करने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने के लिए काम किया.
साथियों, इससे खतरनाक जो बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, आज हमें जो कुछ भी मिला, यह मिलने के पीछे का सबसे बड़ा जो त्याग, समर्पण और बलिदान जो है वह हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो 108 वर्ष का जो जीवन संघर्ष किया है साथियों, इसके बल पर आज हम स्वाभिमान से जी रहे हैं। यह महापुरुषों के आंदोलन की वजह से क्या हुआ, तो जिस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जिस समाज को अ लिखने का अधिकार नहीं था, आ लिखने का अधिकार नहीं था, उस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। संविधान के कारण हमारे समाज में डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, प्राध्यापक और उच्च विभूषित लोग तैयार हुए, साइंटिस्ट लोग तैयार हुए। और यह सब होने के पीछे का जो सबसे बड़ा त्याग, समर्पण है, वो महापुरुषों के 108 वर्ष के जीवन संघर्ष में। साथियों, इस कार्यक्रम के विषय में महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान में हमारी जो विरासत है, उस विरासत को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान दिया। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज में डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, वकील वर्ग नहीं था। यह सारा पैदा किसने किया? साथियों, हमारे समाज में नेता वर्ग नहीं था। यह नेता वर्ग किसने पैदा किया? यह संविधान ने पैदा किया। हमारे समाज में कर्मचारी वर्ग नहीं था, अधिकारी वर्ग नहीं था। यह सारा का सारा यह संविधान की चमत्कार की वजह से हुआ। संविधान ने जो चमत्कार किया, वो चमत्कार की वजह से हुआ साथियों। और उस चमत्कार की वजह से आज हमें मान मिला, सम्मान मिला, पैसा मिला, गाड़ी मिली, हमें बंगला मिला। सब कुछ जो मिला हुआ है, यह केवल मात्र संविधान की चमत्कार के कारण है। जिस समय में रानी के पेट से राजा पैदा होता था और इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को राजा बनने का अधिकार नहीं था, उस समाज में राजा बनाने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमें दिया। पहले रानी की पेट से राजा पैदा होता था, फिर हमें क्या दिया? हमें मतपेटी के माध्यम से, लोगों के वोटों के माध्यम से राजा निर्माण करने का काम किया। यह जो वोटों का अधिकार है, यह बहुत बड़ा चमत्कार है साथियों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पहले आप लोगों को छुआ नहीं जाता था और हमें तो देखा नहीं जाता था। आपको भी थोड़ा सा देख सकते थे, इतना दूर से देख सकते थे, छुआ नहीं जाता था। हम तो देखने के लायक भी नहीं थे। सकाळी उठून तेल्याचं तोंड पाहू नये। बिल्ली अगर दिखती है तो 1 कदम पीछे लो, तेली दिखता है तो 1000 कदम पीछे जाओ। सकाळी उठून तेल्याचं तोंड पाहिलं तर पूरा दिवस सत्यानाशी जाते। ऐसे समाज को भी वोटों के अधिकार के माध्यम से झुकाने का काम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने किया। और क्या कहा? ज्या आपल्या घराच्या भिंतीवरती लिहा, तुम्हाला या देशाची शासन करती जमात बनायचं आहे। जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। साथियों, हमारे बाप ने उस समय में कहा था, जिस समय में हमारे घरों को दीवारें नहीं हुआ करती थी, गांव के बाहर में रहने वाले लोग थे, तट्टे के मकानों में और पाल के मकानों में रहने वाले हम लोग थे। ऐसे समाज को बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने विजन दिया, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। बाबा साहब का यह शासन करती जमात बनने वाला मकसद क्या वर्तमान में पूरा होते हुए हमें नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने मत का अधिकार हमें शासक बनने के लिए दिया था और हमने शासक बनाया। कुछ दिनों तक हमने कांग्रेस को बनाया, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को बनाया, अभी हमारे लोग बीजेपी को बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से यह फेरफार कर चुनकर आ रही सरकार है, चोरों की सरकार है।
यह बन रहे हैं, लेकिन हम राजा कब बनेंगे साथियों? हम लोग राजा कब बनेंगे? तो हम लोगों को राजा बनने के लिए न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता प्रस्थापित करने के लिए अभी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है कि हमें राजा बनने के लिए हमारे बाप का जो सपना था कि मुझे इस देश में बहुजनों को शासन करती जमात बनाना है, मुझे इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना है, यह सपना हमारा बाप आधे रास्ते में छोड़कर चला गया। यह पूरी करने की जिम्मेदारी अब हम लोगों की है। साथियों, संविधान के कारण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसको प्रस्थापित किया गया। आज विधायिका में जो पार्लियामेंट में जो चुनकर जाते हुए है, जो लोग जाते हैं, वह लोग प्रस्थापित पार्टियों के लोग हैं। वो समाज के वोटों के आधार पर चुनकर जाते हैं, लेकिन पार्टी का सुनते हैं। जो लोग विधायक बनते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिनको रियल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर अधिकार दिया था, वो लोग लोगों के वोटों को लेते हैं और वो हमारे दुश्मनों की सरकार बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब वर्तमान में रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो चुन कर जाने वाले लोग हैं, ये समाज के कल्याण के लिए बात नहीं करते। इसका मतलब विधायिका से हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साथियों, कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जो सेक्रेटेरिएट पद होते हैं, सचिवालय जो पद होते हैं, वह सारे के सारे पद आज वर्तमान में उच्च वर्णीय ब्राह्मणों के हाथ में है। आज 97 पदों के ऊपर में ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। देश में 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का, 3.5% का ब्राह्मण संविधान के लोकतंत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। वो इस देश में हमारे लोगों के ऊपर में पुनः पैक थोपकर अपनी सरकार बना रहा है। इसका मतलब विधायिका हमारी नहीं, कार्यपालिका हमारी नहीं, न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, वो जज हमारे समर्थन में न्याय देते नहीं। यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन 84,000 विहारों पर, हमारे विहारों पर, हमारी विरासत पर हमारे शत्रुओं ने कब्जा करके रखा हुआ है। सारे के सारे उसके जमीन के अंदर से तथागत बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं। यह जो वर्तमान की जो अयोध्या दिख रही है, यह साकेत नगरी है। यह साकेत नगरी का खोदकाम करते हुए यहाँ से बुद्ध की मूर्तियां निकली है। फिर भी इस देश का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यह चुप बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? चुप बैठा हुआ है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोग यह सरकार के और लोकतंत्र के माध्यम से जो न्यायपालिका है, इसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ में जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी न्याय नहीं दे रहे, हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। और जो मीडिया है, मीडिया तो आप लोगों को पता होगा, यह सारा मीडिया यह बिक चुका हुआ मीडिया है। यह तेंदुलकर को जवाई कौन सा मिलेगा और करीना को कितने बच्चे होंगे, सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है और वो शाहरुख खान को कौन सी लू लग गई, इसकी जानकारी देता है। लेकिन इस देश का 85% जो बहुजन मूल निवासी समाज, इसका हर दिन इसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, इसे गुलाम बनाया जा रहा है, बेरोजगारी निर्माण की जा रही है, महंगाई बढ़ाई जा रही है, हमारे महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, हमारे युवा हर दिन प्रतिदिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। यह मीडिया दिखा नहीं रहा है। इसका मतलब जो भारत का संविधान हमें शासक वर्ग बनाना चाहता था, यह संविधान के विरोध में जाकर वर्तमान की व्यवस्था काम कर रही है। इस परिस्थिति में हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों की अगर क्रांति करना है, इसके लिए एक ही विकल्प है। कौन सा विकल्प है? जिस समय में बुद्धा ने आंदोलन चलाया, जिस समय में संतों ने आंदोलन चलाया, शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आंदोलन चलाया,
कौन सा आंदोलन चलाया? संगठन शक्ति निर्माण करने का आंदोलन चलाया। देश में संगठन शक्ति ही बड़ा परिवर्तन कर सकती है। अगर वर्तमान में हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है तो हमारी राष्ट्रव्यापी समस्या का समाधान हमें राष्ट्रव्यापी संगठन बनाकर करना होगा। हमें विचारों का प्रचार करना होगा। चरक भिक्कवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संकल्पना पे काम करना होगा। नहीं तो जा रहे हैं बहुजनों के सुखाय और हितों के लिए और सवर्णों को साथ में ले रहे हैं। ऐसा होने वाला परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कहते थे जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। अभी हमें अगर भविष्य बनाना है तो आने वाला यह काल हमारे शत्रुओं का काल आज वह प्रस्थापित करना चाहते हैं। हम इस देश में हम तथागत बुद्ध के विचारों के लोग हैं। हम बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों के सिपाही है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों के सिपाही है। हमें इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय अगर प्रस्थापित करना होगा तो हमें राष्ट्रव्यापी संगठन शक्ति निर्माण किए बगैर हम ये काम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के सपनों का काम हम नहीं कर सकते। आज वर्तमान में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, यह संगठन देश के 550 जिलाओं में काम करता है। देश के 550 जिलाओं का संगठन है। 4000 से अधिक तालुकाओं का संगठन है। 1.5 लाख से अधिक गांवों का संगठन है। और इससे भी हैरानी वाली बात है साथियों कि इस मकसद के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी के विचारों का भारत, इस देश को शासन करती जमात और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए इस संगठन में 4000 से ज्यादा जातियों के लोग बाबा साहब के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, काम करते हैं। आज देश में 1200 पूर्णकालीन प्रचारक संगठन के हैं, लगभग 150 ऑफिसेस है। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमारी आजादी का आंदोलन का बिगल फूंक चुका है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली वो आजादी हमारी आजादी नहीं है। वो आजादी हमारी आजादी नहीं है। हमारी आजादी का दिन था 26 जनवरी 1950 और इस संविधान के माध्यम से हमें आजादी मिली। यह आजादी खत्म करने का काम वर्तमान में इस देश की व्यवस्था कर रही है। अभी हमारी आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका है। इस देश के बहुजन मूल निवासी समाज की आजादी का आंदोलन शुरू हो चुका है। साथियों, इस आंदोलन में आप लोगों ने बड़ी ताकत के साथ में सहभाग लेना चाहिए। तथागत बुद्ध का आंदोलन यह 1-1.5 घंटे में समझने वाला आंदोलन नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर जी का आंदोलन यह 1-1.5 घंटे में समझने वाला नहीं है। अरे 2500-3000 सालों का इतिहास है। यह 1.5 घंटे में समझने वाला नहीं है। लेकिन मैंने अपनी बौद्धिक आकलन के माध्यम से आप लोगों को कम से कम समय में मैंने बताने की कोशिश की। समय काफी हो चुका है, आपको भी मनोरंजन करना होगा। लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप मनोरंजन करने के बाद घर जाकर आराम से मत जियो, आराम से मत सोना। ये कार्यक्रम कानों को खुश करने का कार्यक्रम नहीं है साथियों। यह कार्यक्रम हमारी आने वाली नस्लों को बचाने का कार्यक्रम है। हमें तथागत बुद्ध को जीवित रखने का कार्यक्रम है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कुर्बानी दी है साथियों, उसको पूरा करने का कार्यक्रम है। बाबा साहब आम्बेडकर अपने आखिरी क्षण में कहते थे, मुझे दूर दूर तक ऐसा कोई नौजवान नजर नहीं आ रहा है जो इस परिवर्तन के रथ को आगे लेकर जाए। साथियों, बाबा साहब रो रहे थे अपने आखिरी क्षण में। साथियों, माता रमाई ने अपनी कुर्बानी दी है। हमें जो कुछ भी मिला यह सरलता से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत जान की बाजी और कुर्बान करके लगाया हुआ है। साथियों, अगर हम इसको बचाने में अगर नाकाम रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करने वाली नहीं है। बाबा साहब कहते थे, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 वकील, 30 इंजीनियर होते हैं, उस समाज के तरफ कोई आंख
फिर बाबा साहब 18 मार्च 1956 को कहते हैं, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। यह बाबा साहब का आरोप हम लोगों पर नहीं लगना चाहिए। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा के नौजवान, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के नौजवान देश भर में यह महापुरुषों का कारवा, यह रथ आगे लेकर जाने के लिए काम कर रहे हैं। इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करेंगे कि नहीं करोगे? क्या आप तथागत बुद्ध की विरासत बचाने के लिए काम करोगे? अरे नया विहार बस्ती में बनाने से अच्छा 5000 2500 सालों के पहले हमारे पूर्वजों ने जो काशी है, मथुरा है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, उधर जाएंगे आप तो उधर हमारा तथागत विठ्ठल है। यह सारे के सारे यह तथागत बुद्ध के विहार है। साथियों, इसको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना चाहिए और हमारे ओबीसी लोगों को जोड़ने के लिए उनके आस्था के ऊपर प्रहार न करें। उनको अपने बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले हुए हैं उस अधिकार के समर्थन में उनको खड़ा करो। बाबा साहब के अधिकारों के संविधान के समर्थन में खड़े होंगे तो वह ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में होंगे। ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में होना यानी वह बुद्ध के विचारों से प्रेरित होने वाला काम होगा। आप ऐसा करोगे, इस आंदोलन में साथ सहयोग करोगे। यहाँ के यूनिट ने यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर लगाया। विचारों की क्रांति परिवर्तन करती है, संख्या परिवर्तन नहीं करता। इस कार्यक्रम लगाने के लिए मैं यहाँ के स्थानिक यूनिट और जिन जिन लोगों ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से साथ सहयोग किया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय वनवासी।